हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नीट सैम्पल पेपर 4 के क्वेश्चन नंबर 21 to 30 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 21 है द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस मेजर्ड फॉर वायलेट, ग्रीन एंड रेड कलर्स आर FB, FG, FR रेस्पेक्टिवली। वी विल फाइंड कौन सा रिलेशन सही है। सबसे पहले कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस वो लेंस है जो रेस को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करता है मतलब इस तरह से एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है। मतलब कहने का मतलब है कि यह एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है। इन्फिनिटी से बहुत सारे जो रेज आ रहे हैं वो सबको एक जगह कन्वर्ज कर रहा है। इसके उल्टे यदि हमारे पास कनकेव लेंस होते तो ये क्या करता है? ये डाइवर्ज करता है। यहां से जो पैरेलल रेज आ रहे हैं इसको लेके क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि ये जो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, उसमें FB, FG, FR ये जो है तीन ठो फोकल लेंथ है और वायलेट, ग्रीन एंड रेड कलर्स। और इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताना है। पहले में इस तरह से इसको बताते हैं। सबसे पहले एक लेंस को प्रिज्म देखते हैं। प्रिज्म हम जानते हैं एक क्रॉस सेक्शन है प्रिज्म का। इससे जो लाइट आता है ये क्या करता है? ये स्प्लिट कर देता है लाइट को। ये स्क्रीन है और यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनाता है। किस ऑर्डर में? VI, P, G, Y, O, R इस ऑर्डर में बनाता है। वायलेट सबसे नीचे है और रेड सबसे ऊपर है। यदि हम यहाँ लिखें ये वायलेट है, ये रेड है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि वायलेट जो है सो सबसे ज्यादा बैंड हुआ है। सबसे ज्यादा डिविएशन किसका आया है? वायलेट का। और सबसे कम रेड का। लेंस में भी वही कन्वर्ज करता है। एक तरह से ये भी कन्वर्ज कर रहा था। ये लेंस ले लेते हैं। यहाँ से जो लाइट आ रहा है ये पैरेलल लाइट है। ये जहां पर जाके कन्वर्ज करेगा यही फोकल लेंथ है, राइट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कन्वर्ज कौन कर रहा था? वायलेट। उसका एनर्जी सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा कन्वर्ज किया। वायलेट यहाँ पर आया और रेड सबसे कम इधर। और इसके बीच में जो है ग्रीन वो समवेयर यहाँ पर इधर कहीं होगा ग्रीन। और ये पैरेलल लाइन है तो ये जहां भी इंटरसेक्ट करेगा ये सेंट्रल लाइन को वही इसका फोकल लेंथ है। तो ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ हो गया V के लिए। ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ हो गया G के लिए। और ये जो लाइन लेंथ है ये हो गया फोकल लेंथ R के लिए। यहाँ से बहुत आसानी से हम देख के कर सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो है FR है। फोकल लेंथ रेड कलर का सबसे ज़्यादा है और V का सबसे कम है। रेड का ज़्यादा है, V का सबसे कम है, सही है। ग्रीन का ज़्यादा है R से, देख लीजिए ग्रीन का ज़्यादा है R से, नहीं कम है। वायलेट का ज़्यादा है R से, नहीं तो सबसे कम है। ये दो तो सेम है, नहीं। तो यहाँ पर हम इसको बस ऐसे ही बना लिए। बस केवल इतना जानना है कि जिस भी लाइट का एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा बैंड करता है। और ये हम प्रिज्म में यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। वायलेट का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बैंड किया तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा बैंड करेगा। सबसे ज़्यादा बैंड करने का मतलब उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। तो यह है एक तरीका इसको आंसर करने का। दूसरा तरीका हम ये बताते हैं। ये जो डिफरेंट कलर्स हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ पर।
तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पर वेवलेंथ किसका कम है, VGR में ये तीनों कलर है, वायलेट, ग्रीन, रेड, इसमें सबसे कम किसका है वेवलेंथ, इसका सबसे कम है क्योंकि इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो म्यू जो है सबसे ज़्यादा हुआ V का, उसके बाद में G का, उसके बाद में R का। R का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो म्यू सबसे कम हुआ। V का जो है सबसे कम वेवलेंथ है तो म्यू सबसे ज़्यादा हुआ और ग्रीन इन दोनों के बीच में आएगा। अब लेंसमेकर का फार्मूला जरा देखें। वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय R1 माइनस 1 बाय R2, यही है। ये दोनों तो ज्योमेट्री है, किस तरह से R वगैरह है, ये R1 है, ये R2 है, वो ज्योमेट्री है। ओके, और ये म्यू जो है उसी पर डिपेंड कर रहा है फोकल लेंथ। तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा। यहां से देख लेते हैं, ऑलमोस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, -1 माइनस करने के बाद। तो जिसका म्यू ज्यादा है उसका फोकल लेंथ कम है और जिसका म्यू कम है उसका फोकल लेंथ ज्यादा है। तो म्यू जो है सबसे ज्यादा है V का, इसलिए उसका फोकल लेंथ सबसे कम है। और R का जो है सो म्यू सबसे कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा है। तो यहां से हम सिंपली कह सकते हैं कि FV सबसे छोटा है, FG और ये FR सबसे बड़ा है। और यहां से देख के आप आंसर कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इस रिलेशन को एक नाम है कोशी रिलेशन। कोशी रिलेशन इसका नाम है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनपोलराइज्ड लाइट, ओके, ये पोलराइज्ड लाइट से क्वेश्चन है। अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस है, एयर से आया, ये अनपोलराइज्ड लाइट है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उस पर इंसिडेंट हुआ एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये हुआ I। It is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other। ये हुआ रिफ्लेक्टेड, इसके तरफ थोड़ा जाएगा R, क्योंकि इसका ऑप्टिकली ये डेंसर है इसलिए थोड़ा इसके तरफ बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ, और यदि रिफ्लेक्ट करता है तो ये एंगल हो गया R' जो कि होता है I। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। Which of the following options is correct for this situation? So क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है, तो यहाँ पर हम अनपोलराइज्ड लाइट के लिए इस तरह का सिंबल बनाते हैं। ये सिंबल का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो इस डायरेक्शन में है, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरी ओर मुंह करके है, और ये जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और ये जो है सो इन प्लेन में है। ये जिस प्लेन में हम ड्राइंग कर रहे हैं उसी प्लेन में वो है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है कि लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कपल्ड है। एक बार यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता चल जाएगा। सो हम एक पर फोकस करते हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन किधर होता है, मान लीजिए इधर से चल रहा लाइट इस डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन होता है इसके परपेंडिकुलर इधर। अभी इधर है, थोड़ी देर के बाद जस्ट नेक्स्ट मोमेंट ये किधर होगा कहना मुश्किल है। इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, रैंडमली ये अपना डायरेक्शन जस्ट चेंज कर देता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी उसके जस्ट कपल्ड है, तो डायरेक्शन इसका कोई भी फिक्स नहीं है। इसको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, कोई पोलराइजेशन नहीं है। अभी इधर है तो कभी किधर जाएगा कुछ पता नहीं, फुल्ली रैंडम है। ओके, तो यही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि दोनों डायरेक्शन में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं। इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं है, इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं है, तो वो दोनों दिखा रहे हैं एक प्लेन में और एक प्लेन के परपेंडिकुलर, ये दोनों है यहाँ पर। इसका एक कहने का मतलब है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। और इस एंगल आई से यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इधर ये रिफ्लेक्ट कर गया और इधर रिफ्लेक्ट कर गया, दोनों के बीच में एंगल बना है 90 डिग्री।
तो क्या आई इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ है? ये तो देखने से ही कह देंगे कि नहीं, ये नहीं है। कैसे कर सकते नहीं है? यहां पर वो बातें नहीं हो रही कि एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जैसे फार्मूला लग रहा है क्रिटिकल एंगल, वैसा नहीं है, क्योंकि यहां पर ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही है। लेकिन आई कितना होगा हम निकाल कर देखेंगे। आगे बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होगा क्या? मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि इस तरह के जो अनपोलराइज्ड लाइट है और ये डेंसर मीडियम में की बाउंड्री पर जब इंसिडेंट करता है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये फुली पोलराइज्ड हो जाता है। ये इसका डायरेक्शन है, ये फुली पोलराइज्ड है, और ये पार्शली पोलराइज्ड है। ये छोटा मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर बड़ा बना रहा हूँ। ये पूरी तरह से केवल यही है, इन प्लेन वाला है ही नहीं। और यहाँ पर बना रहा हूँ कि ये पार्शली जो है सो पोलराइज्ड लाइट है। तो पोलराइजेशन जो हम लोग बनाते हैं, एक तो रिफ्लेक्शन से बनाते हैं, और भी बहुत तरह के मटेरियल जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है जिससे जब लाइट पास करे तो पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइजेशन कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, लेकिन यदि एक बार पोलराइज्ड हो गया तो आप जो है सो मान लेते हैं ये पोलराइज्ड हो गया है एक प्लेन में, तो उसी प्लेन में जैसे बस इसी डायरेक्शन में वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा एक लाइन में, इसी प्लेन में जो है सो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी इधर है, नेक्स्ट टाइम इधर जाएगा, नेक्स्ट टाइम इधर जाएगा, नेक्स्ट टाइम इधर जाएगा, रैंडमली नहीं, ये इस तरह से चले जा रहा है। लाइट आगे बढ़ रहा है और इसका डायरेक्शन ऐसे मूव करते जा रहा है और सबका एम्पलीट्यूड सेम है, तो एक सर्किल में आ गया, तो इस तरह से ये आगे मूव करेगा। तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। और यदि ये सबका लाइट सेम नहीं है, मतलब कि यदि एलिप्स बनाया तो इसको एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो ये पोलराइजेशन है। इस पर्टिकुलर केस में ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक तरीका है लाइट को पोलराइज करने के लिए। होता यह है कि जहाँ पर स्नो ज़्यादा होता है, जाड़ा में यदि स्नो ज़्यादा है, पूरा वाइट है जैसे आप कश्मीर जाओ, तो ठंडा में तो क्या है कि वहाँ से लाइट जो आता है रिफ्लेक्ट करता है। तो आँख में लोग चश्मा पहनते हैं, वो स्पेशल चश्मा पहनते हैं, वो पोलराइज चश्मा पहनते हैं। पोलराइज चश्मा क्या होता है, तब वो लाइट हमें दिखता नहीं है, तो नहीं तो वो जो लाइट आएगा वहाँ से वो आँख को खराब कर देगा, बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा वो। लेकिन उस चश्मा पहनने के बाद में वो हमें ठीक ठाक दिखता है, क्योंकि वो लाइट उतना नहीं आता है, क्योंकि वो पोलराइज लाइट है। तो हम इस पोलराइजेशन को ख़त्म कर देते हैं वो जो चश्मा के थ्रू। नेकेड आई से पता नहीं चलेगा कि लाइट पोलराइज है या नहीं है। एनीवे, अब ये दोनों में से कौन सही है? तो यहाँ पर तो देख लिया कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये सही है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ पर मैंने दिखाया है ऐसा होता है। ये तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पर ये दोनों के बारे में हम अभी आपको निकाल के दिखाएंगे कि कौन सही है। कलर चेंज करते हैं। देखिए हम ऐसे चलते हैं, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं। साइन आई 1 टाइम्स साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन आर। म्यू कितना आया? साइन आई बाय साइन आर। ये आर कितना है? तीनों को सम करेंगे तो 180 आएगा, ये अकेले 90 है, तो ये दोनों मिलकर 90 है, तो ये हो गया आर 90 माइनस आर प्राइम। और आर प्राइम तो आई है, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वो भी करेगा। साइन आई बाय साइन, ये साइन कॉस हो गया ना, कॉस आर प्राइम। नेक्स्ट टाइम लिख लेते हैं साइन आई बाय कॉस आई, क्योंकि आर प्राइम जो है वही आई है। तो कितना आया? 10 आई, म्यू इक्वल टू 10 आई।
तो I इजकल टू tan इनवर्स मीन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका एक स्पेशल नाम है, लॉ किसी जिस आदमी ने दिया था, ब्रीवस्टर्स एंगल कहते हैं, ब्रीवस्टर्स एंगल। इस आदमी ने इस पर काम किया था और ये एंगल दिखाया था कि ऐसा होता है, तो ब्रीवस्टर्स एंगल ये कहलाता है। और ये दोनों में से कोई भी नहीं आया, ना ए आया ना ए आया, तो एक ही ऑप्शन सही है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज हो जाता है, और वो फुली पोलराइज हो जाता है। और डायरेक्शन क्या है पोलराइजेशन का? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। आपको पता होगा कि तीनों लाइन जो है सो एक पर, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक प्लेन में होता है। उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ये केवल वाइब्रेट करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही उसी प्लेन में रहेगा। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 22 पोलराइजेशन से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन। In a photoemissive cell, photoelectric cell with exciting wavelength lambda, इस पर हम लाइट डालें लैम्डा वेवलेंथ का। द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल के गया वो कितना है, उसका स्पीड v। नेक्स्ट केस, इस पर जो मैंने स्पीड डाला, इंसिडेंट किया जो लाइट, वो है 3 λ/4। इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल के जाएगा उसका स्पीड होगा v प्राइम मान लेते हैं। ये ज़्यादा होगा या कम होगा? देखिए इसका एनर्जी जो है कुछ है, यहाँ पर लैम्डा हमने कम कर दिया, लैम्डा कम कर दिया मतलब एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी बढ़ गया है तो जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका भी एनर्जी बढ़ जाएगा। v प्राइम तो v से ज़्यादा होगा, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर ये कुछ नंबर दिया है 3/4, 4/3, ये 3/4 से रिलेटेड है। कौन इसमें से सही है? तो हम आपको दो मेथड बताते हैं। दोनों ही मेथड के लिए एक कैलकुलेशन करना तो जरूरी है। इधर से जो एनर्जी आया है, एनर्जी कंजर्वेशन hc/λ, इसका एक वर्क फंक्शन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हम कुछ लाइट एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी को कुछ ज़्यादा होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और किससे ज़्यादा होना चाहिए? फाई से। इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और इससे जितना ज़्यादा एनर्जी है वो चला जाएगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, उसको हम लिखते हैं 12 mv²। ये इक्वेशन नंबर 1 केस 1 के लिए। केस 2 के लिए hc/λ कितना है? 3 λ/4। फाई तो वही रहेगा, ये तो प्रॉपर्टी है मेटल का। और अब जो है वेलोसिटी है mv²। हमें v प्राइम बताना है इन टर्म्स ऑफ v। क्या करते हैं, यहां से 12 mv² निकालते हैं, 12 mv², यहां से 12 mv² और डिवाइड कर देते हैं। 12 mv², 12 mv², और इधर इसमें कितना बच गया, ये 4hc/3λ -5, यहाँ पर hc/λ -5। अब हम क्या करते हैं, इधर तो ये चला गया, केवल v'² है। ये दोनों को हम कैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4/3 एक्स्ट्रा है, यदि 4/3 यहाँ पर भी हम लिख दें और इधर लिख दें 5 कितना 3, कोई प्रॉब्लम है? दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। -4 5 1 -4 -3/3 -5 एग्जैक्टली सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से हमें एक फायदा हो गया, 4/3 बाहर करने के साथ ही 5 + 5/3। इधर है v'/v² और इधर हो गया, इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों से। तो फर्स्ट टाइम 4/3 मिला, सेकंड टर्म में 5/3 hc/λ -5। अब देखिए ये क्वांटिटी जो है सो पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है,
क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, एच बाई 5 माइनस 5 ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये पूरा का पूरा जो है सो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि v प्राइम बाई v जो है 4/3 प्लस समथिंग सम नंबर, तो ये v प्राइम जो है वो v टाइम्स 4/3 प्लस 5, इसका मतलब है कि ये v प्राइम जो है वो v टाइम्स 4/3 से ज़्यादा है। ये एप्सिलॉन की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये नंबर इससे ज़्यादा है। तो बाद में जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो v टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 4/3 से ज़्यादा है, 4/3 इससे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया आपका आंसर। ओके, हम दूसरा मेथड बताते हैं। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर ये कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा करना पड़ा कि कैसे डिवाइड करें ना करें। यदि ये समझ में नहीं आया उस वक्त तो क्या करेंगे, तो उसके लिए दूसरा मेथड बताते हैं। v प्राइम स्क्वायर बाय v कितना था, यहाँ तक तो आएंगे, यहाँ तक 4sc बाय लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 5 बाय sc माइनस लैम्डा माइनस 5, ये यहाँ से ये हटा देते हैं, इधर स्क्वायर रूट लिख देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि फाई को यदि हम 0 लेते हैं तो v प्राइम बाय v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट ओवर 4/3। यहाँ पर जो रिलेशन दिया है पूछ रहा है यही 4/3 से है, हर जगह एक जगह केवल कम है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये बता रहा है कि v प्राइम जो है सो v से कम हो गया, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। जब ज़्यादा बड़े एनर्जी इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, और यहाँ पर दिखा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कम हो गया है, तो ऐसे ही गलत है। तो हर जगह 4/3 से ये दिया हुआ है, और यहाँ पर वही 4/3 आया। यदि फाई 0 है तो फाई को थोड़ा ज़्यादा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फाई को हम क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा करते हैं यहाँ पर, राइट। अब इस केस में फाई इक्वल टू मान लीजिए 10% लेते हैं, hc/4 ये जो है इसका 10%, या ऐसे करते हैं hc जो लैम्डा है इसको कहते हैं कि ये 100 है, और फाई जो है इसको कुछ कह देते हैं 10 से मान लीजिए। तो ये वैल्यू कितना आया देखिए, 4/3 इंटू 100 माइनस 10 बाई 100 माइनस 10, ये आ गया कितना, ये 2 3 4, मुझे 10 और 1 लेना चाहिए था, एनीवे 40 3 37 9, कितना आया 4 पॉइंट समथिंग इतना। वैसे लिखने से अच्छा है हम यहाँ इसको ऐसे लिखें, ये 4 और 3 नीचे लिख देते हैं, और जो बच जाता है 37/3। फिर से लिखता हूँ इसे, ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, और यहाँ पर जो बच्चा सो लिखते हैं 37/3। यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर जो है ये भी क्वांटिटी है वो 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है। तो फाई इक्वल टू जब हम 10 लेते हैं तो ये नंबर जो है सो 4 से ज़्यादा हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि फाई जब इंक्रीज करता है तो v प्राइम बाय v भी इंक्रीज करता है, और फाई जब 0 है तो v प्राइम बाय v जो है सो 4/3 है। तो इसका मतलब ये है कि जब फाई तो हमेशा 0 से ज़्यादा ही होगा, तो इसका मतलब है कि v प्राइम बाय v 4/3 से ज़्यादा होगा, और यही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। v प्राइम इज ग्रेटर देन 4/3 स्क्वायर रूट
में सब नंबर है टाइम्स v। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये तो पता ही है। द एटम्स are excited to higher energy levels to emit radiations of 6 wavelength. Maximum wavelength of emitted radiation corresponds to the transition between which one? The question क्या कर रहा है कि ionization energy of the electron in the hydrogen atom in its ground state is 13.6 electron volt. ये जो फर्स्ट ऑर्बिट में ये -13.6 n स्क्वायर बाय z स्क्वायर ये होता है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फर्स्ट में कितना आया हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन। ये ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का। यदि इतना एनर्जी हम इसको दे देते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पर, एनर्जी जीरो हो जाएगा। जीरो एनर्जी होता है इन्फिनिटी पर। तो इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, वो हमें पता है। अब क्या किया उसने, द एटम्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स। ये है न्यूक्लियस 1 फर्स्ट लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। कोई दूसरा स्टेट यहां से उठा के इलेक्ट्रॉन को जो है कहीं और ले गया, और ले जाने के बाद क्या हो रहा है, उसके बाद में वो रेडिएशन इमिट कर रहा है, 6 वेवलेंथ इमिट कर रहा है। अब वो 6 वेवलेंथ जो है इमिट कर रहा है। क्वेश्चन है कि कहाँ तक गया था, हमने कहाँ इसको उठा के यहाँ से इस पर ले गए थे तब, या यहाँ ले गए थे, यहाँ ले गए थे, कहाँ ले गए थे, कि 6 वेवलेंथ में नजर आ रहा है। और उस केस में मैक्सिमम वेवलेंथ जो है सो कौन सा होगा रेडिएशन का, मैक्सिमम वेवलेंथ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। तो सबसे पहले गया कहाँ, यहाँ से इसको हमने ट्रांसफर किया तो कहाँ तक गया कि 6 निकल के आए। मान लीजिए यदि यहाँ से यहाँ जाता तो कितना आता, ये जंप यहाँ से वापस करेगा अकेला, 1 आएगा क्यों। यदि यहाँ से यहाँ भी भेज दिए होते तो या तो यहाँ आता या यहाँ आता, 1। यदि यहाँ आता तो यहाँ से फिर वापस जंप करता, 3 आया। यदि हम इसे यहाँ भेज दिए होते तो 1 यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है। 3 इधर हुआ। यदि यहाँ आया है तो एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है। और यदि ये फिर यहाँ आया तो फाइनली यहाँ आएगा। तो गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब n इक्वल टू 4th में गया। इसके लिए फार्मूला है कि कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। यदि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके किसी n में हम ले जाते हैं तो होता है n टाइम्स n-1/2। ये है टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ लाइंस। और ये इसको लाने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, बस ऐसे आप काउंटिंग करते हैं कि यदि हमारे पास मान लेते हैं n ऑर्बिट में जाता है तो वहां से n-1 निकलता है। यहाँ पर गया तो यहाँ से 3 आया ना, 1 2 3 ऐसे। फिर ये यहाँ पर आया है तो यहाँ से एक और कम, उसको ऐड करो। नेक्स्ट जो है उससे एक कम, ऐसे करते करते लास्ट में 1 आता है। और इसको सबको ऐड करेंगे तो n-1 टाइम्स n/2, ये नंबर लिखा है। और ये नंबर जो है 6 उसने कहा है। एकदम एक्सट्रीम केस दिया कि सारे एक जंप एक बार न करके धीरे धीरे जंप कर रहे हैं। ये 6 है तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो n जो है सो 4 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। लेकिन ये नहीं पूछा कि n इक्वल टू 4 आएगा या क्या आएगा, उसने पूछा कि मैक्सिमम वेवलेंथ की क्या होगा। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। अब एनर्जी सबका देख लीजिए क्या होता है कि एनर्जी गैप जो है ना, ये -13.6 है, ये जो गैप है ज़्यादा है, ये वाला गैप है थोड़ा और कम है, ये वाला और भी कम है। धीरे धीरे ये गैप घटता जाता है। तो सबसे कम एनर्जी जो है ये दोनों के बीच में, 4 और 3 के बीच में। तो सबसे कम एनर्जी है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा यही होगा, 4 to 3, ऑप्शन नंबर 4।
यहाँ पर हम आपको पूरा नंबर से दिखा देते हैं कि जो मैंने अभी लास्ट में कहा कि कैसे, ये देखिए -13.6 n²। मैंने यहाँ गलत लिखा है, ये मैंने रेडियस का एरिया इसका लिख दिया था, z² n², यहाँ उल्टा है। इतना है। तो फर्स्ट का कितना हुआ देखते जाते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड का 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 × 12 कितना। थर्ड का इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 4 13 4 45, 4 का 16 से 28 से 8 16 85 कुछ ऐसे। 5 25 को करते हैं तो 0 पॉइंट इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी गैप देखिए, ये दोनों का गैप कितना है, लगभग 13 है, 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों का गैप 1.9। इसका हो गया 0.87। इसका 3 8 5 3। देखिए ये गैप कम होते चला जा रहा है। तो वैसे ही ये दोनों के बीच में जो एनर्जी सबसे कम है, यहाँ पर 4 तक जाना है तो एनर्जी सबसे कम है, इसलिए इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। हम कोई कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो एक ऐसा इस क्वेश्चन का है। तो सबसे बढ़िया ये है कि 6 वेवलेंथ निकला है, तो पता करना होगा कि कहाँ तक गया था। एक एक करके देख लीजिए। यदि 4 पे गया, पहले यहाँ पर देख लीजिए, 2 3 4 दिया हुआ, 3 पर गया, ये एक है, 2 3 पर गया, तो यहाँ से 3 हो जाता है, एक ये जा सकता है, एक जा सकता है, 2 यहाँ पर यदि आएगा तो एक और आ सकता है, 3 ही हुआ। लेकिन यहाँ पर गया तो ये 6 हो जाएगा। तो ये जब पता चल जाए कि 6 हो गया, या फिर ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर होता है n × n-1/2, यहाँ पर 6 रखिए, n = 4 आ जाएगा। तो हमें पता है कि n = 4 है। और ये भी हमें पता है, आपको पता रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये गैप कम होता चला जाता है। और गैप कम होने का मतलब है एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस कम है। तो यहाँ से यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ज़्यादा वेवलेंथ मतलब कम एनर्जी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियस ऑफ, ये न्यूक्लियस का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस इज टेकन टू बी RL, ठीक है। द रेडियस ऑफ टेल्यूरियम का जो है कितना होगा इन टर्म्स ऑफ RL। देखिए ये जो वॉल्यूम होता है ना न्यूक्लियस का, वो प्रोपोर्शनल होता है उसका मास नंबर का। ये से कहते हैं मास नंबर। ये मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3। इसको यदि हम मान लें कि ये स्फेरिकल है तो ये होता है A, और ये कांस्टेंट है, उसको भूल जाते हैं। R जो है प्रोपोर्शनल हो गया है 1a/3। ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस का रेडियस जो है उसके मास नंबर का क्यूबिक पावर, क्यूबिक नहीं पावर, 1/3 होता है, प्रोपोर्शनल 1/3 होता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेल्यूरियम और यहाँ पर ले लेते हैं एल्युमिनियम। प्रोपोर्शनल खत्म कर दिया। एल्युमिनियम का मास नंबर बताएं, यहाँ पर लिखा हुआ 125 to the power 1/3, और एल्युमिनियम का 27 to the power 1/3। कितना आया, ये 5 होगा, 5 × 5 × 5 125 होता है, 3 × 3 × 3 27 होता है। तो यहाँ से हमें टेल्यूरियम का जो है निकल आया 5/3 एल्युमिनियम का रेडियस। तो जो न्यूक्लियस है टेल्यूरियम का, उसका रेडियस एल्युमिनियम के न्यूक्लियस के रेडियस का 5/3 टाइम्स होता है। 5/3 टाइम्स यहाँ पर है, ये नहीं, ये उल्टा है, 5/3 टाइम्स एल्युमिनियम का। ये दोनों तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि टेल्यूरियम का मास ज़्यादा है तो उसका रेडियस ज़्यादा होना चाहिए। ये 3/5 दिया है, ये कम कर दिया, नहीं ये सब संभव है, ये छोटा है। ये 13/53, ये भी छोटा है। ये दोनों बड़ा था 53/13, और ये 5/3 है। ये दोनों के लिए कहना मुश्किल है, बगैर कैलकुलेशन के नहीं कर सकते।
तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर लिया। तो आपको याद जो रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है ये कि न्यूक्लियस का रेडियस जो है उसको मास नंबर का पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है, और यही से आप बना सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सेमीकंडक्टर है। क्वेश्चन है कि एक पीएन फोटोडायोड है, इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर विद ए बैंड गैप ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बैंड गैप है। बैंड गैप होता है क्या? बैंड गैप होता है ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको बैंड गैप कहते हैं। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये गैप है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये यहाँ पर जंप करेंगे तब जाके कंडक्शन में जाएंगे, वो कंडक्ट करेगा। लेकिन वो अपने से जंप कैसे करें? उसको कुछ एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए। कितना एनर्जी चाहिए? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये गैप है यहाँ पर। तो उतना इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी मिल जाएगा, ये जंप कर जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कौन कर रहा है? एक फोटोडायोड है तो लाइट सप्लाई कर रहा है। ये बोर्ड है इट कैन डिटेक्ट ए सिग्नल ऑफ वेवलेंथ, इसको सेंसर बना दिया है, वो सिग्नल डिटेक्ट करेगा। कोई लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो वो सिग्नल उसको डिटेक्ट करने के लिए लगा दिया है। तो बोर्ड है किस सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है यहाँ पर चार में से, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा वेवलेंथ का सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जब उस पर लाइट आएगा और उसका एनर्जी यदि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा होगा तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पहुँच जाएगा, और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो करंट फ्लो करेगा। कंडक्शन बैंड में है, करंट फ्लो करेगा, और तब गैल्वेनोमीटर में जो है आप करंट को देख कर बता देंगे कि हाँ कुछ लाइट आया है। तो ये इस तरह से सेंसर का काम करेगा। फाइन। तो उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए? जो लाइट इस पर इंसिडेंट होगा उसका एनर्जी होना चाहिए ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी कितना होता है? hc/λ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा कितना हो गया? 2.5, नहीं उल्टा लिखना है, यहाँ इक्वल टू ना देकर हम कहते हैं कि ये एनर्जी जो है, जो इंसिडेंट एनर्जी है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो लैम्डा जो है सो कम होना चाहिए, यहाँ से इसको इधर ले गए, लैम्डा जो है सो कम होना चाहिए hc/2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब h का वैल्यू जो है सो हमें पता है कि कितना है। h जो है सो 6.63 टाइम्स 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c का वैल्यू जो है सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो hc का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके निकालें तो आता है ये 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये जो hc का वैल्यू आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में दे रहा है 1242। ये आप याद रखिए, ये बहुत सारे कैलकुलेशन बचा देगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म, नैनोमीटर में। ये लैम्डा जो है कितना होना चाहिए? ये 2.5 है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 10 हो गया। ये 4 से कर दिए तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 5 48 49, और एक 10 है तो ये हो गया 496.8। इतना नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4968 एंगस्ट्रॉम। इतना एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए, 4968 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए। तो 4000 से कम एंगस्ट्रॉम कौन है? ये है, ये है। नैनोमीटर में देखिए कितना से कम होना चाहिए? 496 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा हो गया नैनोमीटर में। ये 6000 नैनोमीटर, ये भी ज़्यादा हो गया, तो नहीं चलेगा। ये 4996 में 500 नैनोमीटर से कम होना चाहिए, ये दोनों ज़्यादा हो गया। एंगस्ट्रॉम में 4996 से कम होना चाहिए, नहीं एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर है 4968 से कम होना चाहिए, जो कि ए है, ये ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पर ये जो फोटोडायोड है इसको सेंसर के रूप में यूज कर रहा है। जब लाइट इस पर इंसिडेंट होगा तो वो लाइट का एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और तब हमें सिग्नल मिलेगा।
तो उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर ये जो इंसिडेंट लाइट है उसका एनर्जी जो है सो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। इसका वैल्यू Hc बाई लैम्डा रखते हैं और Hc का वैल्यू 12, ये भी याद रखना है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और इस तरह से 2.5 आ गया तो ईजी है, क्योंकि हम तब 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 10 हो जाएगा और तब डिवाइड करने का झमेला नहीं रहेगा। और इस तरह से मैं 496.8 नैनोमीटर आया और यहाँ से चूज करके देख लिए कि इससे जो कम है वही सिग्नल प्रोवाइड करेगा, सिग्नल उसी से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर सेमीकंडक्टर है, ये लॉजिक गेट है। ये कौन सा लॉजिक गेट है? इसका दो तरीका से बताते हैं। एक तरीका ये है कि हम इसका एक्सप्रेशन फाइनली निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है, ये नॉट गेट है। पहले यहाँ पे हम सिंबल लिख दें थोड़ा सा कि हम क्या यूज करने जा रहे हैं। यदि और गेट है तो उसके लिए हम लोग सिंबल लिखते हैं, दो इनपुट है ए और बी, तो उसको ए प्लस बी से दिखाते हैं। एंड है तो हम उसको ए बी से दिखाते हैं, और यदि नॉट है तो उसे हम ए से दिखाते हैं, जैसे ए बार से। और यदि एक्सक्लूसिव और है तो उसे हम दिखाते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। ये दिखाने का तरीका है। अब यहां पर देखिए ए आया, ये नॉट लग गया, हम उसको ऐसे दिखाते हैं। ये बी है, यहां से बी नॉट हो गया, ये वाला ए यहां पर गया और ये बी यहां गया। ओके, अब यहां से ये क्या है, ये एंड है, ये एंड गेट है। तो एंड गेट में क्या होगा, ए बार, नहीं तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं ना, इधर से बी आया, कहां से, ये बी है, यहां भी गलत किया है, यहां से ए आया, यहां से बी बार। ठीक है, तो ये हो गया ए बार बी, एंड में जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर ए बी बार, ये और है, और क्या करता है, दोनों को ऐड कर देता है, प्लस कर देता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आउटपुट है फाइनल। और ये क्या है, ये है एक्सक्लूसिव और, ये है एक्सक्लूसिव और, तो हमारा ऑप्शन हो गया एक्सक्लूसिव और। यहां पर दो चीज हम आपको दिखा रहे हैं, और क्या दिखा रहे हैं, पहले कि ये जो एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, वो क्यों एक्सक्लूसिव और है, ये दिखाएंगे। और दूसरा ये दिखाएंगे कि दूसरा मेथड से इसको कैसे बना सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल ही बना देते हैं। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये हो गया ए बार बी, ए बी बार, और दोनों को ऐड कर देते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, और यहां पर एक्सक्लूसिव और को लिखते हैं। चार ऑप्शंस होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि यदि दोनों डिफरेंट है, 0 1 1 0 कोई डिफरेंट है, तभी ये जो है सो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0। दोनों सेम हो गया तो 0। यहां पर देखते हैं ये बार क्या हो गया, 1, उसको एंड किया गया बी के साथ, 0 के साथ, तो 0 हो गया। ये 1 और इसको 1 के साथ किया गया, ये 1 हो गया। ये 1 इसका जो है सो नॉट 1 बन गया 0, 0 के साथ एंड हुआ 0, और ये भी 0 बन गया, 0 के साथ का 1 के साथ एंड हुआ 0। ए बी बार, तो ए 0 तो खत्म वैसे ही हो गया, बी कुछ भी रहे, ये 1 का ए बी बार है, ये 0 है 1 हो गया, तो ये 1 आ गया, और ये 1 है तो 0 हो गया, ये खत्म। अब ये दोनों का एंड करते हैं, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0, दोनों को मैच करके देख लीजिए, ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम है।
तो इसका मतलब है कि ए बार बी प्लस ए बी बार, ये जो है एक्सक्लूसिव और है। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये रूल्स जो है सो लगाने पड़ेंगे। इसमें सिंपल था, आगे और भी हो तो डी मॉर्गन थ्योरम जो है सो यूज करना पड़ता है। लेकिन यदि मान लीजिए इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप दूसरा मेथड ये कर सकते हैं कि आप ट्रूथ टेबल बना लीजिए। मेथड 2, ए इनपुट है, बी इनपुट है, यहाँ पर इसको कुछ नाम दे देते हैं पी, यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं क्यू, और इधर जो है सो पी प्लस क्यू है, राइट। ये पी है, ये क्यू है। मैं इसको यही बना देता हूँ पहले फिगर, नहीं तो यहाँ क्यू कहते हैं और ये पी क्यू है, पी प्लस क्यू, ठीक है। पी क्यू और ये फाइनली वाई, वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। चार ऑप्शंस होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। पी कितना होगा यहाँ पर देखना है, तो ये ए बार, ए डॉट यहाँ पर है, ए डॉट को बी के साथ करना है, तो ए डॉट भी बनाना पड़ेगा। ए डॉट यहीं से कर लेते हैं, ये 0 1 हो गया, और 1 का बी के साथ में एंड करना है, जिसका जी 0 है यहाँ वो तो 0 होना ही है। अब ए डॉट ये बार जो है सो 1 हो गया, 1 1 1, ये 0 हो गया 0, बी पता हो गया। क्यू का ए बी बार है, ये क्यू जो है सो ए बी बार है, राइट। तो ए यहाँ पर है और बी बार यहाँ पर लिखेंगे, ए बी बार 0, ये जहाँ पर है 0 तो 0 होना ही है, ए बी बार ये 1 हुआ और ये 0 हुआ, ये दोनों को ए करना है। 0 1 1 0, ये एक्सक्लूसिव और है। ओके, तो ये था क्वेश्चन लॉजिक गेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम इनिशियल वेलोसिटीज एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। देन ये 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उसका रेंज सेम होगा। हाइट जो है सो सेम नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा, जो सेम होगा वो केवल रेंज होगा। कैसे? ये u है, ये थीटा है, रेंज कितना होता है, ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा इसका 90, 30 और 60 रख के देख लीजिए, बहुत सिंपल है। u स्क्वायर बाई जी 30 रखते हैं तो कितना होता है, साइन 60 डिग्री, ठीक है। और u स्क्वायर बाई जी R2 इसको कहें, ठीक से लिख देते हैं। ये R1 हुआ, R2 60 रखेंगे, u स्क्वायर बाई जी 2 थीटा 60 टाइम्स 2 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना हुआ साइन का, ये 60 डिग्री होता है, दोनों एक्जैक्टली सेम है। हाइट के लिए नहीं काम करेगा, देख लीजिए हाइट के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हाइट है। h1 कितना होगा, u स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है, u स्क्वायर बाई 2g 1/4, u स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर 60 डिग्री सेकेंड टाइम, साइन 60 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर लिए 3/4, ये दोनों सेम नहीं है। ऐसे ही फ्लाइट टाइम को भी देख सकते हैं, वो सेम नहीं होगा। सेम जो होता है वो केवल रेंज होता है।
तो आंसर हो गया देयर रेंजेस विल बी डिफरेंट, नो देयर रेंजेस विल बी इक्वल, ऑप्शन नंबर 2। द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल, नहीं वो नहीं होगा। हाइट विल बी इक्वल, नहीं होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है सो भी होता है क्या 2u sin थीटा बाई जी, ये होता है। और साइन थीटा जो है सो साइन 30 और साइन 60 सेम तो होता नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ए बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग व्हिच अपर एंड इज फिक्स्ड, अपर एंड फिक्स्ड है। ए बॉडी ऑफ मास m जो है सो यहाँ पर लगा दिया है। द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास, ओके स्प्रिंग का मास नहीं है। व्हेन द मास m इज स्लाइटली पुल डाउन एंड रिलीज्ड इट ऑसिलेट्स, ऑफ कोर्स ऑसिलेट करेगा, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। और ऑसिलेट करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 2 पाई रूट ओवर m/k। याद कीजिए पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई रूट ओवर l/g। जी पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये मास पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर ये मास पर डिपेंड करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ये जी पर डिपेंड नहीं करता है। और एल तो इसमें कहना ही बेकार है, यहाँ कोई एल जैसी चीज़ नहीं है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम जो है सो मास पर डिपेंड करता है, जबकि पेंडुलम मास पर डिपेंड नहीं करता। पेंडुलम जो है जी पर डिपेंड करता है, ये जी पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस स्प्रिंग मास सिस्टम को यहाँ रख कर आपके ऑसिलेट कराओ और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो, या चांद पर जाकर निकालो, दोनों जगह सेम आएगा, लेकिन ये सेम नहीं आएगा। एनीवे, तो ये हमें पता है, इसका बोला 3 सेकेंड है, ठीक है 3 सेकेंड है। 2 पाई रूट ओवर m/k, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस, व्हेन द मास m इज इंक्रीज बाय 1 kg, अब मास जो है सो 1 kg बढ़ा दिया। केस नंबर 2, मास जो है सो इसमें बढ़ा दिया 1 kg, ये भी 1 kg डाल दिया इसमें। देन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स 5 सेकेंड। फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 5 सेकेंड्स हो गया। 2 पाई मास बढ़ गया m+1/k। ये तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हुआ। द वैल्यू ऑफ m इन kg कितना है, m का वैल्यू निकालना है। क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो 5/3 हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो चला गया, स्क्वायर रूट रहेगा m+1/k m/k, एक के चला गया, स्क्वायर कर देते हैं 25/9 m+1/n, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 25m, ये हो गया 9m + 9, तो m हो गया इधर आके हो गया 16, 9/16 kg, 9/16 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। A string is stretched between fixed points separated by 75 cm. It is observed to have resonant frequency of 420 Hz and 350 Hz. There are no other resonant frequency between these two. The lowest resonant frequency for this string is how much? ये string है, फिक्स कर दिया है, इसका लेंथ है 75 सेंटीमीटर और ये 2 फ्रीक्वेंसी दे रहा है। एक फ्रीक्वेंसी दे रहा है 420 Hz and 315 Hz, सेकेंड है 315 Hz। ये दोनों के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कंजिक्यूटिव है। तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखिए ये क्या है, स्ट्रिंग है जो दोनों तरफ फिक्स है, ये या ऑर्गन पाइप जो है दोनों तरफ जो ओपन है, दोनों के लिए जो फ्रीक्वेंसी आता है वो सेम है, v/2L n will be 1 2 3 so on। तो फर्स्ट केस में कोई हार्मोनिक्स, n को हार्मोनिक्स कहते हैं, पर ये 420 हर्ट्ज है, इसका हार्मोनिक कम होगा, तो 420 है n हार्मोनिक पर, v/2L, L का वैल्यू दिया हुआ है। सेकेंड यहाँ पर 315, इसके जस्ट एक पहले का हार्मोनिक्स होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है नहीं, n-1, और n के बढ़ने के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, इसलिए इसको n-1 लिखना पड़ा। अब क्या करते हैं, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेशल तरीका से नहीं, जस्ट माइनस कर देते हैं। ये कितना हुआ, 315, 415, 105। इधर कितना हुआ, n चला गया 2v/2l, सही है, n भी चला गया v/2l, राइट, v/2l। ओके, तो v/2l जो है सो हमें पता चल गया इतना है। हमें कुछ l का वैल्यू नहीं लिखना है, कैलकुलेशन को लंबा नहीं करना है। हमसे जो पूछा गया वो क्या है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कब मिलेगा, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिलता है वो कौन सा मिलता है, ये वाला मिलता है ना, यहाँ पर ये नहीं, ये वाला मिलता है। v/2l का मल्टीपल में मिलता है, v/2l, 2v/2l, 3v/2l। तो लोवेस्ट कौन है, v/2l, और ये जो आया है वो तो वही है ना, 105 हर्ट्ज। थर्ड हार्मोनिक्स 315, फोर्थ हार्मोनिक 420। n का वैल्यू यहाँ से निकाल के देख सकते हो, 3 है, नहीं 4 है, यहाँ पर 4 है, ये 4 और 3, ये 3 और 4। तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है मिलेगा मुझे 105 हर्ट्ज से। आंसर ये। इसमें कैलकुलेशन करना पड़ा, आप चाहो तो बिना कैलकुलेशन के भी बना सकते हो, ऐसे। इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। उसने कहा कि 420 हर्ट्ज है और 315 हर्ट्ज है, और ये दोनों के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, और ये स्ट्रिंग है। तो इसमें हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ये तो जानना ही पड़ेगा, न्यू v/2l है या n v/2l है। ये कोई नंबर होगा, ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट कहते हैं। तो उसका ये मल्टीपल है, उसका मल्टीपल 315 है, मैंने जो छोटा नंबर है न्यू, ये कोई मल्टीपल जो है सो 315 है, और उसके नेक्स्ट बाद में आता है तुरंत ये वाला। तो एक टेबल ले लेते हैं, मैंने एक नंबर हमें चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं, तो एक बार ये मिले और नेक्स्ट टाइम में ये मिले, वो क्या होता है, वो इस दोनों का HCF होता है ना। ये दोनों नंबर का जो HCF हम निकालेंगे, अब HCF कैसे निकालेंगे, बहुत तरीके हैं निकालने के लिए, आप निकाल लो। हाईएस्ट को फैक्टर, वो नंबर है जब आप उसका टेबल पढ़ाते हैं तो ये दोनों आ जाएगा। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, तीन 315 है, ऐसे निकालते हैं, इजी है ना। लास्ट वाला नंबर है 105, इसे लिखने की जरूरत नहीं, 105 है। मतलब कि 105 के यदि हम टेबल पढ़ेंगे तो ये दोनों ही आ जाएगा। 105 टाइम्स 3 315, 105 टाइम्स 4 420। यही है वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, जस्ट HCF निकाला था। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 to 40 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।